अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसमें हमारा फोकस रहता है इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। और जब से कोविड-19 पेंडेमिक हुआ तो हमने अपना सारा फोकस ज्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी पे ही रखा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कम्युनिटी हुई वो स्टूडेंट्स हुई। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स भी हमने इसमें दिए हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जामिनेशन रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि बहुत यूनिवर्सिटीज ने एग्जामिनेशन स्टार्ट किए हैं, चाहे जेके बोस ने भी नोटिफिकेशन निकाली है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा कम टाइम मिला इस साल। हम इस तरीके से मानेंगे कुछ टाइम ही नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब एग्जाम्स होने वाले हैं। वी आर वेलकमिंग द स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज इससे एक साल बचेगा बच्चों का। तो इस सिलसिले में जो कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार है या अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को नहीं कर सकते, कौन कौन से स्किल्स और टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों को, इस सिलसिले में हमारे साथ आज जावेद साहब है जो इवाल्युएशन के साथ पिछले 10-12 सालों से मुंसलिक है। तो उससे हम बात करेंगे कि बच्चों में ये डिप्रेशन या बच्चों में टेक्निक्स और स्किल्स कैसे वो इम्पार्ट करेंगे और कैसे वो अच्छी तरीके से ये पेपर्स एग्जामिनेशन टैकल करेंगे। तो प्लीज वेलकम जावेद साहब। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है। जैसे मैं बता रहा था अभी कि एग्जाम तो स्टार्ट हो गए, अब बच्चों को बहुत कम टाइम मिला पढ़ाई के लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कम्युनिटी क्लासेस हो, लेकिन एग्जाम होने वाले हैं। तो बच्चे कुछ डिप्रेशन का शिकार है, कैसे वो इस डिप्रेशन से निकले? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल, आवर चैनल मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। तो ये जो हमने आज टॉपिक चूज किया है एग्जामिनेशन रिलेटेड, चाहे वो जेके बोस के एग्जाम्स हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो या इग्नो के एग्जाम्स है, क्योंकि अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्स हुए भी और कुछ एग्जाम्स जो अक्टूबर के महीने में दिए जाएंगे या नवंबर के महीने में दिए जाएंगे। ऑफलाइन मोड की मैं बात करता हूँ। तो पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है दैट एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ दिस करिकुलम और एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, हम अननेसेसरली एक एग्जामिनेशन को हमने एक फोबिया बनाया है। फोबिया हमने क्यों बनाया है, इसमें थोड़ा हमें भी देखना है कि हम क्यों इसको फोबिया बना रहे हैं। पहले आपको पता है कि आप जानते हैं कि एक स्कीम जो चल रही है एग्जामिनेशन में, अगर हम लेवल की बात करें, एलिमेंट्री लेवल की, तो उसका नाम है CCE, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। उसका मकसद ये था कि ये जो एनुअल में एग्जाम लिए जाते थे उनमें से एक एग्जाम फ्यूअर फिर क्रिएट होता था। उस एग्जाम फ्यूअर की वजह से डिप्रेशन लेवल ज्यादा हो जाती थी। डिप्रेशन तो रहता है इसमें, वो तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन लेवल ज्यादा होती थी। उसका मकसद ये था उस स्कीम का कि एग्जामिनेशन को हम डिसेंट्रलाइज करें, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें, सो डैट ये एग्जाम फ्यूअर न हो। तो पहले हमें इस बात को समझना है कि ये पार्ट है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें अननेसेसरली इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि आप एग्जाम आ रहे हैं, सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो इस साल वो हुआ है, पिछले साल वो हुआ है। इससे अननेसेसरली एक डिप्रेशन क्रिएट खुद होता है। और इसमें हम कभी कभी पेरेंट्स भी इसमें एक रोल ऐड करते हैं, और जो बाकी भी इससे एसोसिएट होते हैं, टीचर्स एटसेट्रा, वो भी इसमें ऐड करते हैं। डिप्रेशन इंक्रीज करने में वो ऐड करते हैं, न कि डिप्रेशन को डिक्रीज करने में। इन्हें अननेसेसरली हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हम मान के चले कि ये कोई मसला नहीं है। ये कोई मसला नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपने पढ़ा है 4-5 महीने, इसके बाद आपकी इवैल्यूएशन होगी। ठीक, एक बात। दूसरी बात, हमें यह समझना है कि 2016 से हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है, खासकर अगर हम अपनी वैली की बात करें, तो हमारा एकेडमिक कैलेंडर बहुत छोटा होता है। यानी हमारा एकेडमिक कैलेंडर इतना लंबा नहीं होता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आपको पता है क्लाइमेटिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, और इस साल तो कोविड-19 की वजह से तो आपको पता ही है कि सब कुछ हाल्ट हुआ। ये फैक्टर्स तो होते रहते हैं इसमें, बट वी हैव टू कोप विद दिस फैक्टर्स एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। जब कोविड-19 हुआ, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद अल्टरनेटिव स्टार्ट हुए, जैसे ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, ठीक, या बच्चे घर में थे, फिर कम्युनिटी क्लासेस का कंसेप्ट हुआ, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स निकले और हमें उन अल्टरनेटिव्स का फायदा उठाना है और इसके साथ कूप होना है।
ठीक, एक बात। दूसरी बात, अगर हम लोअर क्लासेस की बात करें, जेके बोर्ड की बात करें, 10th 12th एक्सेट्रा की, तो बोर्ड ने अब कहा है कि वो दे आर गोइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, 30% रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एक और मेरा आपसे सवाल है, रिलैक्सेशन का ताल्लुक जहां तक है, जेके बोर्ड ने शायद रिलैक्सेशन अनाउंस की है, बाकी एग्जाम्स में शायद रिलैक्सेशन का अभी नहीं आया है नोटिफिकेशन, लेकिन जेके बोर्ड 11th 10th और 12th में किस तरीके की रिलैक्सेशन है और बच्चों को किस तरीके से मदद मिल सकती है उससे? सही बात है। देखिए, पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करना होगा, हमें बच्चों को पहले ये समझाना होगा कि ये जो सिलेबस में आप छूट मांग रहे हैं, या ये जो आप कह रहे हैं कि 50% सिलेबस हमें पूछा जाए, 60% सिलेबस में हमें पूछा जाए, ओवरऑल अगर हम देखें ना तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए ठीक नहीं है। हाँ, आप एग्जाम में ठीक कर सकते हैं, यानी आपने 50% ही पढ़ा, आपने 100% इसका आंसर लिया क्वेश्चन पेपर्स का, या आपको 80% या 90% मार्क्स मिले, ठीक बात है। लेकिन ये जो 30% आपने सिलेबस छोड़ा ना कहीं आपको ये सिलेबस आगे जाके कंप्लीट करना है, आपको ये कवर करना है, क्योंकि ये सीरीज एक है। 10th में अगर आपने छोड़ा तो 11th में आपको इसकी प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको 11th में इसको कंप्लीट करना है। अगर आपने 12th में इसको छोड़ा है तो आगे अगर आप नीट के लिए जा रहे हैं, या अगर आप क्लस्टर के लिए जा रहे हैं, आप डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, जहां पे आपको कब किसी और एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपियर होना है, तो आपको ये सिलेबस का जो पार्ट आपने छोड़ा है कहीं ना कहीं आपको ये कवर करना है। हाँ, रही बात बोर्ड की रिलैक्सेशन इस साल, तो बोर्ड ने इस साल जो रिलैक्सेशन दी है वो नियर अबाउट 30% की होगी। उसमें क्या है, उसमें ये है उस 30% में कि अगर आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया है तो क्वेश्चन पेपर तो पूरे 100 का निकलेगा, लेकिन अगर आपने 70% पढ़ा, यानी आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आपको ऐसी चॉइस दी जाएगी दैट यू कैन कवर 100% क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द 70% सिलेबस। जैसे इससे पहले जो स्कीम होती थी, इससे पहले स्कीम होती थी कि आपके जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उनमें आपको चॉइस दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी और पार्ट आता था, लेकिन 2 पार्ट में से आपको एक पार्ट करना होता है और मार्क्स आपको एक ही में, चाहे आपको दोनों ही क्यों ना आए, चाहे आपको दोनों ही क्यों ना आए। वेरी गुड। लेकिन इस साल आपकी चॉइस ऐसी होगी कि आप दोनों पार्ट कर सकते हैं और दोनों में आपको आंसर्स मिलेंगे, यानी दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। ओपन चॉइस है, ओपन चॉइस है। वेरी नाइस। और इसके बाद थोड़ा बहुत ये जो शॉर्ट आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर होंगे उनमें भी आपको चॉइस होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरनल चॉइस इस साल बहुत दी जाएगी। इसका मतलब एक और ये भी है कि अगर आपने 50% सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप 70 और 80% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर ये रिपीट करूं कि आप इस बात पे अपना फोकस मत रखिए कि सिलेबस में छूट दी जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव, मैंने आपको कहा असल में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, इसका मकसद ही ये है कि आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से आपको पूछा जाए। तो आप इस नतीजे से इसको लिखिए। तो इसमें मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन आप इस रिलैक्सेशन को ज्यादा इस पे मत आप जाइए कि रिलैक्सेशन इतनी है, रिलैक्सेशन ज्यादा होनी चाहिए। या कुछ बच्चे ऐसे भी है वो कह रहे हैं कि 50% ही छोड़ देना चाहिए। कभी ना कभी आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका सफर जो है वो बहुत दूर है, आपको आगे जाना है। तो इसके लिए आपको कम से कम 12th तक, आप देखते हैं कॉलेज लेवल पे क्यों प्रॉब्लम होती है, पीजी लेवल पर जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं उनमें क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। कहीं ना कहीं उन्होंने जो बेसिक्स उनके होते हैं 11th 12th के या 9th 10th के, उन्होंने वो छोड़ दिए होते हैं, तो वो प्रॉब्लम फिर आगे डिपिक्ट होती है। तो ठीक बात है, रिलैक्सेशन का भी आप फायदा उठाइए, लेकिन कोशिश कीजिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बाद में कहते हैं जब रिजल्ट आता है कि मैंने सारा पेपर कर लिया, तो मार्क्स मेरे कम आए। मेजॉरिटी ऐसे, मार्क्स मेरे कम, उसकी क्या वजह है? मेजॉरिटी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की होती है वो जो, हाँ बिल्कुल, वो जो क्वेश्चन पेपर अपना देते हैं, एग्जाम जो अपना वो देते हैं, उसके बाद वो अपने आप की एक वो मार्किंग जो करते हैं ना घर में जाके, या जब उनसे पूछा जाता है आपने कितना किया क्या, तो वो कहते हैं कि मेरा 95% है, 96%, या कुछ बच्चे 100 पे। जब रिजल्ट निकलते हैं तो उनके 60 होते हैं या 70 होते हैं, मेजॉरिटी बच्चे होते हैं। एक और कैटेगरी है बच्चों की
ये कैटेगरी क्या है बच्चों की, जो पूरा जानते हैं, जिनको आता है पूरा क्वेश्चन पेपर करना, लेकिन जब ये एग्जाम्स में जाते हैं तो ये 3 घंटे में या तो 70% पे जाते हैं या ये 60% अटेम्प्ट करते हैं। तो एक कैटेगरी बच्चों की ऐसी है जो कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं मिला मुझे, टाइम इसके लिए बहुत कम था, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी था, क्वेश्चन पेपर बहुत वास्ट था, ये भी एक कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो ठीक से जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है, अच्छी उनकी प्रिपरेशन भी होती है, उन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट किया होता है, लेकिन जो ही एग्जाम की नोटिफिकेशन निकलती है, जो ही डेट शीट निकलता है, तो वो इतना शिकार होते हैं डिप्रेशन का कि या तो वो एग्जाम छोड़ देते हैं, या तो वो 3 पेपर्स देने के बाद छोड़ देते हैं, या तो वो 4 पेपर्स देने के बाद छोड़ देते हैं, या पहला ही पेपर जब वो देते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं। देखिए, पहले हमें ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसका एक नेसेसरी पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करना। अगर मैं बोर्ड के एग्जाम्स की बात करूं 10th और 12th की, वहां पे 10 मिनट्स इवन 20 मिनट्स भी दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं एग्जाम सेंटर्स में, जो ही उन्होंने क्वेश्चन पेपर उठाया, सब क्वेश्चन देख लिए तो वो स्टार्ट होते हैं लिखना। यानी उनके नजदीक ये जो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पेपर होती है, ये कोई मायने ही नहीं है करने के बाद टाइम वो उनका मकसद होता है कि बस क्वेश्चन उन्होंने देख लिए तो बस वो स्टार्ट हो गई। नो, ये बहुत गलत बात है। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें आपका नॉलेज एसेस किया जाता है, आपकी लेवल एसेस की जाती है, और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक कंपोनेंट है इसका हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा इसका कंपोनेंट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका एक और कंपोनेंट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और चौथा होता है मल्टीपल चॉइस। ऑलमोस्ट, यानी मैं सारे एग्जाम्स की बात करता हूँ, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की मैं बात करता हूँ, तो कम से कम हाँ मेजॉरिटी, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल के होते हैं या पीजी लेवल के होते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और दिस 10th सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस। पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि एग्जामिनर यानी हमसे क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, क्यों सारे पेपर में लॉन्ग ही आंसर क्यों नहीं है, सारे पेपर में शॉर्ट ही आंसर क्यों नहीं है, सारे पेपर में वेरी शॉर्ट आंसर ही क्यों नहीं है। अच्छा, जब आपने लॉन्ग आंसर भी डाले, शॉर्ट आंसर भी डाले, वेरी शॉर्ट भी डाले, फिर ऑब्जेक्टिव्स की क्यों जरूरत है। देखिए, आपने साल भर पढ़ाई की, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, लेकिन आपका ये सारा जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका ये सारा नॉलेज जो है, इसको 3 घंटे में एसेस किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग 3 घंटे में कितना चलेगा। इसका मतलब यह है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को 3 घंटे में कितना एसेस करो। देखिए एक बात सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक कहेंगे कि 10 बजे सुबह बच्चा आए सुबह और हम इसको कहेंगे 4 बजे तक लिखते जाओ, पूरा लिखेगा, ठीक बात, पूरा उसके अंदर जितना भी नॉलेज है हम उसको टाइम देंगे, हम 3 घंटे में दिखाए अपनी सारी नॉलेज दिखाए, उसके अंदर उसने कितना पढ़ा है, साल भर का लिखना है ना, 3 घंटे में तो नहीं लिख सकता है। हम क्या करते हैं, हम क्यों 3 घंटे का टाइम रखते हैं, हम पर्टिकुलर सिचुएशन बच्चे को देते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये अपनी पर्सनैलिटी, अपने नॉलेज को कैसे एसेस करे, कैसे एसेस करे। इसका मतलब मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल दे दूं, इसका मकसद होता है, इसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसकी इसके पीछे जो फिलॉसफी ये होती है कि आप समझो आप फायर ब्रिगेड में काम कर रहे हो, ठीक है, बाहर आग लगी है, तो आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना है, 5 मिनट का डिसीजन। अगर आपको हमने एक सिस्टम में डाला है ना कि आप दिन भर आपको लिखने का आदत है, आपको डिसीजन लेने के लिए हमने एक दिन दिया है, तो अगर आप यही उसी टेक्निक से यहाँ पे आए हो ना, तो जब आप डिसीजन लेने पे आ जाओगे तब तक वो पूरा गांव जला होगा या तब तक बहुत डिवास्टेशन होगी। तो मकसद ये होता है दैट स्टूडेंट, वी विल मेक दिस स्टूडेंट, वी विल इनकलकेट द टैलेंट ऑफ फर्म डिसीजन मेकिंग। फर्म डिसीजन मेकिंग मीन्स आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, ऊपर का पार्ट, दूसरा है आर पार्ट। आपको 1 सेकंड में, 1 मिनट में या विद इन फ्रैक्शन ये डिसाइड करना है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको हम कौन सा पावर आप में इनकलकुलेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग। और दूसरा, आपको एक क्वेश्चन के मुतालिक पूछा गया है, मसलन आई विल कोट एन एग्जांपल, आपसे पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट्स। इस पे तो आप मजमून भी लिख सकते हैं ना, मैट्रिक के बच्चे, जरूरी बात है, इसमें तो आप 10-15 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क्स है। तो मकसद क्या है इसका,
मकसद ये है कि आपके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, जितना भी नॉलेज है ना, इसको 5 पॉइंट्स में कैसे प्रेजेंट करोगे, दिस मीन्स प्रेजेंटेशन. सो दिस इज फिलोसफी अंडरलाइनिंग दिस एग्जामिनेशन. ये बात पहले उनको समझनी है कि 3 घंटे क्यों है. एक चीज कि आपको हम डिसीजन पावर, प्रॉम्प्ट डिसीजन पावर. तीसरी बात प्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज, आप इस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करोगे विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. समझ आर गेटिंग माय पॉइंट. तो इसी वजह से इसको इतना ही टाइम दिया गया है. ये सफिशिएंट टाइम होता है. हाँ, कुछ पेपर पे भी ऐसा पेपर होता है, मैं वो बात नहीं करूंगा, लेंथी पेपर्स होते हैं, लेकिन वहां भी आपको कूप करना है, अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना है विद इन दिस टाइम. कल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, वहां आपको 40-50 क्वेश्चन लिखने हैं, तो वो भी 3 घंटे का ही टाइम देते हैं. अच्छा, कल आप IAS में जाओगे, ठीक है, वहां भी आपको इतना ही टाइम है. तो इसीलिए से ये जो आपको इनकलकुलेट, ये सिकल की दी, ये एक सिकल आप में इनकलकुलेट की जाती है, तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है इन्हीं 3 घंटे के लिए. अच्छा, अब हम आएंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी बच्चों में है, खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी में है, वो है that there is no awareness regarding this answer writing skill and the understanding of this question paper. शायद हम इस पोर्शन को खुद ही लैग कर रहे हैं. लैग दिस मीन्स दैट हम पहले इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं. हमने कभी बच्चों को बताया ही नहीं है ये चीज कि आपको एग्जामिनेशन में राइटिंग स्किल डेवलप करनी है. और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होती है. देखिए, एग्जाम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे आपको पूछा जाता है डिस्क्राइब, आपको पूछा जाता है राइट इन डिटेल, आपको पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट, आपको पूछा जाता है डिस्कस, आपको पूछा जाता है क्रिटिकल असेसमेंट, इवन आपको पूछा जाता है डिफाइन. एक पैटर्न. दूसरा चीज, हर किसी क्वेश्चन को दिए जाते, वहां पे लिखा होता है इसके कितने मार्क्स है. ठीक, दोनों चीजों को आपको मद्देनजर रखना है. यानी इसके मार्क्स कितने हैं और आपको पूछा क्या गया है. हमारे यहां क्या है, डिस्क्राइब, डिफाइन, राइट शॉर्ट नोट, क्रिटिकल असेसमेंट एंड डेफिनेशन. एक ही बात हमने दिमाग में रटा लगाया बस. हमने दिमाग में रटा लगाया है कि फॉरेस्ट की इतनी इतनी एडवांटेजेस है, चाहे वहां डिस्क्राइब आया है, चाहे वहां डिफाइन आया है, चाहे वहां राइट शॉर्ट नोट आया है, चाहे वहां क्रिटिकल असेसमेंट आया है. आपने जो पर्टिकुलर सेट रखा ना दिमाग में, तो वही पर्टिकुलर सेट रट्टा लगा देते हो. समझ आ रही है मेरी बात. इसीलिए हम क्यों कह रहे हैं, जब हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, जब हम एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि हम बच्चे में एक वो कहते हैं ना, दिस व्हाट इज कॉल्ड एज दिस, कि हम उसका जो बेस्ट आउट कहते हैं ना, कि हम वांट टू ड्रॉ बेस्ट, यानी उसी का हम निकालना चाहते हैं. हम क्यों कहते हैं कि जो क्राइमिंग है इससे हमें निकलना चाहिए. क्यों? क्योंकि मसला यही है कि बच्चा फिर डिस्क्राइब को भी वही जवाब, डिफाइन को भी वही जवाब, राइट शॉर्ट नोट को भी वही जवाब, अच्छा डेफिनेशन को भी वही जवाब, और क्रिटिकल असेसमेंट को भी वही जवाब. लेकिन ये चीजें डिफरेंट है. डिस्क्राइब डिफरेंट है, डिफाइन डिफरेंट है, राइट शॉर्ट नोट डिफाइन है, क्रिटिकल असेसमेंट डिफाइन है, डेफिनेशन डिफाइन है. तो पहली सिकल खासकर आपको पहले ये देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है. वेरी नाइस. नंबर सेकंड, ये जो आपसे पूछा गया है इसके कितने मार्क्स है. नंबर थर्ड, आपको ये जो पूछा गया है इसके कितने मार्क्स है, इस पे आप कितना टाइम इस पे दे सकते हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट. वेरी नाइस. तो पहले अगर आपको पूछा गया है डिस्क्राइब पे आपको आए हैं 5 मार्क्स. इसका माने होता है कि कम से कम इस चीज के मुतालिक आपको 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए. देखिए, आपने जो बात की कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत लिखा है लेकिन उसके बाद हमें मार्क्स कम मिलेंगे. देखिए, बस मसला क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है आपको, मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूं. क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं. ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे सामने होते हैं, आपने देखे, बिल्कुल देखे, इवैल्यूएशन की है. क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, अच्छी बात है कि आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन 1 या 2 लाइन में लिखी. लेकिन बच्चा क्या करता है, वो पहले लिखता है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, फिर लिखता है इब्राहिम लिंकन का कंसेप्ट, फिर आता है इंडिया में डेमोक्रेसी. अच्छा, फिर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसकी 2 टाइप्स है.
फिर लिखता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादा मुल्कों में है। इसी पे आपने 2 पेज लिखे हैं। घर आके आपने इस क्वेश्चन को 5 में से कितने रखे? 4 आएगा कितना इसका? एक ही आएगा। एक भी नहीं है। आपको 5 प्रिंसिपल्स लिखने हैं, आपने कोई प्रिंसिपल लिखा ही नहीं है। आधा हो सकता है, लेकिन आधा भी आप डिजर्व नहीं कर सकते। तो अब जिस बच्चे ने इसी क्वेश्चन को घर में एग्जाम देने के बाद 5 में से 4 रखे हैं, अब देखो इस 4 के बदले उसको कितना मिला है? 1.5। कोई 0 भी मिल सकता है उसको। तो उसकी जो 90 लेवल, जो उसने 90% आपने आपको खुद रखे हैं, एसएस किया था, आप उसी 90 के हिसाब से आप देख सकते हो कि इसने कितना आपने जस्टिस की है पेपर के साथ। अब इसको क्या मिलेगा? दूसरी बात, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 यूजेस ऑफ वाटर। ठीक बात है, आपको इसके 2 मार्क्स है, तो इसका मतलब है आपको 5 यूज लिखने के बाद आपको 2 मिलेंगे, तो हाफ 1 यूज का। आपने ऐसे इसको लिखा है ना, आपने इस पे 15 यूज लिखे, 20। कोई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 30 पे चले जाते हैं, यानी जो अब ये दिखाना चाहते हैं कि नॉलेज, हाँ, मुझे बहुत पता है, एग्जामिनर को दबाव डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक बात ये कहूं कि आप ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप एग्जामिनर को अपना नॉलेज दिखा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप सर सईद अहमद खान को दिखा रहे हैं कि सोशल वर्क कार्य से कर लिए। आप गांधी को दिखा रहे हैं, बस ऐसी एग्जाम्पल आप सेट कीजिए दिमाग में, क्या आपको आप गांधी को दिखा रहे हैं कि सत्या क्या है, सत्याग्रह क्या है। आप मार्टिन को पता होना चाहिए कि जो मुझे इवॉल्वेट कर रहा है तो वो इस दौर से गुजर चुका है। नहीं, एक पढ़ा रहा है मुझे। एक तो वो दौर की बात है, उसने ये जो आपका पर्टिकुलर सेट ऑफ सब्जेक्ट जो आपका है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, वो 10-20 साल से इसको पढ़ा भी रहा है। उसने आपका जो सिलेबस है वो डिजाइन किया है। उसका पेन वहां पे ही रुकता है जहां आपने गलती की है, और वो 3-4 ही सेंटेंसेस में आपको एसेस करता है। देखिए, उसने बच्चों को देखा ही नहीं, उसके आगे बच्चे की कोई शेप है ही नहीं, लेकिन वो 2-3 पेज पढ़ने के बाद बराबर मार्क हर कोई एग्जाम डिजर्व करता है। बिल्कुल, हर कोई एग्जाम हमने टॉपर्स भी देखे जो 99.99 लाते हैं, 100 मिलता है। सही बात है। ऐसे टॉपर्स तो उनकी असेसमेंट वही से होती है, 3 घंटों में असेसमेंट होती है। 3-4 पेज के बाद हर कोई बच्चा एग्जामिनर के दिमाग में एक इमेज डेवलप करता है। तो डिस्क्राइब को डिस्क्राइब लिखिए, डिफाइन को डिफाइन लिखिए। अच्छा, डिफाइन आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 1 मार्क के हिसाब से पूछा गया, आप 2 लाइन लिखेंगे आपको 1 मिलेगा, आपने 10 लाइन लिखे उसको भी 1 मिलेगा, आपने 3 पेज इस पे लिखे हैं उसको भी 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि ये एक कस्टमर है, जो कस्टमर एक दुकानदार के पास आया है, उसने एक चिट्ठी लाई है, एक पर्ची लाई है, मुझे ये चाहिए। तो जिसने वो पर्ची पे जो लिखा है ना, उसको तो वही मिलेगा ना। अब जो पर्ची पे जो उसने लिखा है, मैं उसके बदले कोई और चीज उसको दूं। वो दूध मांग रहा है, मैं उसको दूध के बजाय दही दे रहा हूं। अच्छा, वो आपसे खांड मांग रहा है, शुगर मांग रहा है, मैं उसको साल्ट दे रहा हूं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, इन चीजों से हमें दूर रहना है। डिस्क्राइब को डिस्क्राइब लिखिए, डिफाइन को डिफाइन लिखिए, शॉर्ट नोट को शॉर्ट नोट लिखिए। कंपैरिजन और कंट्रास्ट है, इसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 5 पॉइंट्स लिखिए। पॉइंट का माने ये नहीं है 1 2 3 4 और 5, नहीं, इसका मतलब ये है कम से कम आपने इस पे 5 इंफॉर्मेशन लिखी, 5 चीज आपने इसके मुताबिक बताई। जैसे मेरे पास कलम है, इकबाल साहब ने मुझे इस पे 5 सेंटेंस बताए, 5 सेंटेंस। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिस पेन इज वेरी गुड, अच्छा आई राइड दिस पेन। तो आप वो एक ही बात को बार बार घुमा रहे हो। हकीकत में उसको पता होता है कि मैं इस क्वेश्चन के मुताबिक ज्यादा बातें नहीं जानता हूं, अब वो घुमा रहा है बात को। 3 सेंटेंस के बाद फिर वही बात, 4 सेंटेंस के बाद वही बात, कि कम से कम 2-3 पेज इस पे आ जाए तो शायद एग्जामिनर इसको 5 में 5 देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डिस्क्राइब को डिस्क्राइब लिखिए, डिफाइन को डिफाइन लिखिए, शॉर्ट नोट को शॉर्ट नोट लिखिए, क्रिटिकल असेसमेंट को क्रिटिकल एसेसी कीजिए। तो इससे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यही है कुछ स्किल्स और टेक्निक्स जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, मुझे लगता है यही वजह एक है, हमने अंडरस्टैंड क्वेश्चन ही नहीं किया, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले आपको क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद आपको अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। आप बहुत नॉलेजेबल है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन आपने एग्जाम में क्या लिखा, आपके अंदर जो था उसमें से आपने क्या निकाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, आप फॉरेस्ट पे एक बहुत बड़ा 1000 to 2000 वर्ड का मजमून लिख सकते हैं,
लेकिन आपको 5 यूज इसके लिखे पूछे गए हैं, आपने कौन से अच्छे 5 यूज लिखे, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने डेमोक्रेसी 3-4 पेजेस की घर में पढ़ी है, लेकिन आपको डेफिनेशन पूछी गई है, आपने कौन सी डेफिनेशन लिखी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब जिसने मैनेजमेंट, जिसने अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ठीक से की, उसने प्रेजेंटेशन भी ठीक से की, और जिसने प्रेजेंटेशन ठीक से की उसने मैनेजमेंट ऑफ द टाइम किया। मैंने पहले ही देखा, मैंने पहले ही अर्ज किया कि देखिए, एक तो आपको क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंड करना है, दूसरा आपको क्या पूछा गया है आपको वही लिखना है। इट मीन्स आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। जब आपने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, इसका मतलब है कि यू आर कंजर्विंग द टाइम। तो जब आप इन चीजों पे ख्याल रखोगे, फिर आप अपना पूरा पेपर ठीक से कर सकते हो। सो दिस कोई इश्यू नहीं रहेगा टाइम मैनेजमेंट नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए, हमने कहा ना कि पहले ही कहा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर मीन्स आपको दिमाग में ये पूरा पहले ही देखना है, मुझे 30 क्वेश्चन लिखने हैं, मेरे पास 3 घंटे हैं, इन 3 क्वेश्चंस में मेरे 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स में मुझे लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स वाले, शॉर्ट आंसर मुझे 3 मार्क्स वाले, वेरी शॉर्ट मुझे 2 क्वेश्चन मार्क्स वाले है, मल्टीपल चॉइस मुझे 1 मार्क्स वाला है। तो इसका माने होता है आपको कहां पर क्या लिखना है, कहां पर नहीं लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये तो आपको अल्टीमेटली फिर लेगा लास्ट पॉइंट पर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द टाइम। तो मैनेज तो इसी से ही होगा, अंडरस्टैंडिंग से, प्रेजेंटेशन से, फिर तो आपका टाइम मैनेजमेंट आ ही जाएगा इसमें। थैंक यू जावेद साहब। मुझे लगता है कि जितनी भी सारे क्वेरीज हमारे पास थी बच्चों के रिलेटेड, मुझे लगता है इससे वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात जो है डिप्रेशन का, वो तो डिप्रेशन उनको खत्म करना है पहले ही कि एग्जाम तो देना ही देना है, और उन्हीं के लिए कि 1 साल बच जाएगा। फिर आपने रिलैक्सेशन के बारे में बात की, और एक और चीज में ऐड करूं एक बात सारी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये जो 4 पोर्शंस होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो पार्ट है ये मेरा सारा आता है, लेकिन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एम्बिग्यूटी होती है, यानी वो क्लियर उनपे आंसर्स उनको पता नहीं होते, लेकिन शायद उनको लगता है कि नहीं मुझे पहले लॉन्ग आंसर वाला ये पोर्शन करना है। नहीं, ये बात सही नहीं है। आपको जो पोर्शन ठीक से आता है आप वो पोर्शन पहले कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक सिकल है। फिर क्या होता है, आप किसी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अटक गए, फंस गए बीच में, तो नेचुरली आपके माइंड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दैट डज नॉट मैटर। तो उस नेगेटिव इंप्रेशन से, ये जो आपके माइंड पे अननेसेसरी वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा कि मैंने इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं किया, तो उसका असर फिर होता है वेरी शॉर्ट आंसर पर भी और शॉर्ट आंसर पर। और उससे क्या होता है, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। आपको पता होता है इनका आंसर, लेकिन फिर भी आप दूसरे से पूछ बच्चों को चाहे कि इंस्ट्रक्शन के साथ साथ पहले सारा पेपर पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देख के एसेस करे कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मुझे ज्यादा आता है, पहले वो लिखे, बाद में उस क्वेश्चन को लिखे जिसपे उसको थोड़ा होल्ड कम है। इसीलिए आपको बोर्ड एग्जाम्स में 10-15 मिनट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप पूरा पेपर इसमें पढ़ लें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस 10 पहले ही आते हैं, पहले लिख लो, कोई बात ऐसी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल चॉइस लास्ट पे आया है क्वेश्चन पेपर में तो आपको भी लास्ट पे ही करना है। नहीं, शॉर्ट आपको लॉन्ग आंसर पहले आया है तो आपको पहले ही लॉन्ग आंसर पे नहीं जाना है। नहीं, आप पहले ये देखिए कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिस सेक्शन को आप 100% डिलीवर कर सकते हो तो उसको कीजिए। और जिन क्वेश्चन को आपके लगता है कि एम्बिग्यूटी है, और उन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए जिनमें आपको लगता है कि एम्बिग्यूटी। एक और बात बाल साहब मैं अर्ज करूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल ये इस क्वेश्चन के मुताबिक कोई आइडिया नहीं होता है, कोई आइडिया ही नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन आया है, क्रिटिकली एसेस द इंपैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को क्रिटिकली आप एसेस कीजिए। इसका माने ये है कि सॉइल इरोजन की डिवास्टेशन कितनी होगी। अच्छा, आपने क्या देखा है कि ये जो सॉइल इरोजन हुई है इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, कैसे हम इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ये जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे की मैं बात कर रहा, कोई आइडिया ही नहीं होता है इनको इसके मुताबिक। अब वो क्या करते हैं, वो झूठ लिखना शुरू कर देते हैं। सॉइल इरोजन इज दिस, देन इट इज दैट, देन इट वाज गिवन बाय दैट, देन देयर आर फॉरेस्ट। तो ये जो आप झूठ लिख रहे हैं ना, इससे आप अपनी इमेज को एग्जामिनर के सामने डिग्रेड करते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, और शायद उनको लगता है कि ये जो उन्होंने लिखा ना झूठ, शायद ये इस झूठ को शायद वो एग्जामिनर इवैल्यूएशन के साथ बहुत सालों से मुंसलिक है। आपको क्या लगता है कि सिंपैथेटिक नेचर होता है इवैल्यूएशन? हाँ, बिल्कुल होता है,
बिल्कुल होता है। इस चीज से फिर सिंपैथी गेन कर सकते हैं बच्चे, नहीं। अगर वो क्या कहते हैं हम उसको डिबेट ना करे, एग्जामिनर को कोशिश ना करे कि हम इवैल्यूएटर को डिबेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा मकसद ये है कि झूठ ना लिखे। आपको बिल्कुल पता नहीं, एग्जामिनर को 2 लाइन में पता चलता है कि ये बच्चा इस चीज के मुतालिक ABC भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी लिखता है। क्यों? क्योंकि शायद उसको दिल में ये लगता है कि शायद जो मैंने लिखा शायद एग्जामिनर इसको देख नहीं पाएगा, या शायद वो कहीं नींद में होगा, कहीं और टिक मार देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं होती है, वो हर जगह नहीं होता है। किसी मामूली गलती को आप फिर जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात जो आपने पूछी कि हर कोई एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि बच्चे को दिया जाए, लेकिन व्हाट वन डिजर्व्स गिव हिम दैट। थैंक यू वेरी मच जायद साहब। मुझे उम्मीद है कि जो सारे स्किल हमारे जायद साहब ने यहाँ पे डिस्कस किए, चाहे टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर हो, तो आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करोगे। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के, मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब का जो एक और इनिशिएटिव आने वाला है वो है गेस्ट पेपर्स। जितने भी सारे, चाहे 12th के हो, चाहे मैट्रिक के हो, इग्नू के तो ऑलरेडी हमने अवेलेबल कर ही रखे हैं गेस्ट पेपर्स, या मॉडल क्वेश्चंस हम कहेंगे उनको, तो आने वाले वक्त में हम उनको भी अपलोड करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।